हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई रीडर्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एलपीपी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। एज यू नो कि एलपीपी के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड से या फिर सिंप्लेक्स टेबल से। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करके ये एक क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैक्सिमम z गिवन है ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आगे फर्दर 3 कंस्ट्रेंट होल्ड करता है। मीन्स कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है जिसे हमें मैक्सिमाइज़ करना है। हो सकता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हों, या फिर हम एफिशिएंसी मैक्सिमाइजेशन की बात कर सकते हो, या और कुछ भी। तो हमें ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सपोज करो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो अगर हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे हमें 3 कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं। कंस्ट्रेंट नंबर 1, कंस्ट्रेंट नंबर 2, कंस्ट्रेंट नंबर 3। तो सबसे पहले हम इस पूरे सम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करते हैं। हमारा स्टेप नंबर 1 है इक्वलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब इक्वलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो 2x1 प्लस x2 इज़ लेस देन 40 है फर्स्ट कंस्ट्रेंट में। मतलब ये जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल नहीं है, उससे कम है। इसे इक्वल करने के लिए हमें कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। हम क्या ऐड करेंगे? स्लैक वेरिएबल, जिसे हम डिनोट करते हैं s1 से। नेक्स्ट में x1 प्लस x2 इज़ लेस देन 24 है। इसे इक्वल करने के लिए 24 के हम ऐड कर देंगे s2 ले रहे हैं क्योंकि s1 हम ऊपर ले चुके हैं। तो कंटिन्यू करेंगे 2x1 प्लस 3x3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। 2x1 प्लस 3x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 60। इक्वल टू करने के लिए हम कर देंगे इसमें s3 ऐड। अब जब हम इसे दोबारा से रीऑर्गेनाइज करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मैक्सिमम z, इसकी वैल्यू हम बाद में लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू। तो फर्स्ट है हमारा 2x1 प्लस, इसको 1x2 लिखेंगे। 1 लिख लेना क्योंकि हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही चाहिए। 1x2 हो गया। इसमें हमने ऐड किया है s1। अब s1 को हम मान लेते हैं 1 के इक्वल, 1s1। तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट आ गया हमारा 1x1 प्लस 1x2 प्लस, इसमें हमने s2 को ऐड किया था तो हम इसे x1 के नीचे ना लिख के अलग से s2 के नीचे लिखेंगे। s2 की एक कैटेगरी बना देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। नेक्स्ट वाले में हम लेंगे 2x1, ये है हमारी वो वैल्यू, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 1x3। तो यहाँ पे आप देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे 1 हुआ है ऐड, यहाँ s2 हुआ है और यहाँ पे s3 ऐड हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारे ये स्लैक वेरिएबल्स हमने ऐड किए थे, इनको जिस कंस्ट्रेंट में ऐड किया है सिर्फ वहीं पे इनकी वैल्यू 1 होगी, बाकी के कंस्ट्रेंट में इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स कि इसमें s1 हमने मेंशन कर दिया 1 के साथ, लेकिन सेकंड कंस्ट्रेंट में ये s1 हो जाएगा 0, थर्ड में भी s1 हो जाएगा 0। और हमने s2 ऐड किया था सेकंड कंस्ट्रेंट में, लेकिन इसकी वैल्यू फर्स्ट कंस्ट्रेंट में 0 हो जाएगी और थर्ड कंस्ट्रेंट में भी 0 हो जाएगी। और ये जो हमारा थर्ड वाला s3 था, इसे हमने थर्ड कंस्ट्रेंट में ही ऐड किया था, तो ऊपर वाले दोनों कंस्ट्रेंट्स में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बस ये मार्क्स ध्यान से लगाने हैं, s1 s1 s1, s2 s2 s2, s3 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 और 1 1 1 ऐसे इनकी वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ से भी अपने आप को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ तक ठीक लिखी हैं। तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो हमारे कंस्ट्रेंट थे वो इक्वल हो गए हैं, लेफ़्ट साइड से इक्वल हो गए हैं राइट साइड के। तो राइट साइड में इनकी वैल्यू क्या थी? फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा इक्वल टू हो गया है 40 के, s2 ऐड करने से ये वाला कंस्ट्रेंट इक्वल हो गया है 24 के, थर्ड कंस्ट्रेंट इक्वल हो गया है 60 के। इतना हो गया। अब ये हमारे कंस्ट्रेंट तो बन गए,
हम लिखेंगे हमारे मैक्सिमम z यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x1 प्लस 2x2 प्लस, इसमें हम मेंशन कर देंगे जितने भी हमने ये स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए थे, s1 प्लस s2 प्लस s3। अब एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ जब आप कंस्ट्रेंट बनाते हो वहीं पे आपके जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 1 होती है। अदरवाइज़ अगर आप कहीं पे और अगर अपने स्लैक वेरिएबल्स को मेंशन करते हो तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ने 0 से डिनोट कर देंगे। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारा टेबल। तो हमारा स्टेप 2 हो जाएगा क्रिएट टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करना है? अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बेसिक वेरिएबल, देन स्लैक वेरिएबल, देन हमारा x1 x2 x3, सॉरी x3 नहीं है हमारे पास, s1 है, 2 ही वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है x1 x2 s1 s2 s3 यही वैल्यूज़ कंटिन्यू होंगी। ये हमारा s1 आ गया, ये हमारा s2 आ गया और ये हमारा s3 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे इसके ऊपर सोल्यूशन वैल्यू के ऊपर लिखेंगे हम CJ हमारा कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू है वो हम CJ के सामने लिख देंगे। जैसे ये x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3, x2 की है 2, s1 की है 0, s2 0 और s3 भी 0। तो ऐसे ही हम इन्हें मेंशन कर देंगे x1 3, x2 2, s1 0 0 एंड 0। अब हम अपने कंस्ट्रेंट्स मेंशन करेंगे और उनकी सोल्यूशन वैल्यू मेंशन करेंगे। सबसे बेटर होगा कि आप पहले सोल्यूशन वैल्यू लिख लो, उनके सामने वाले कंस्ट्रेंट्स को एज इट इज़ उठा के लिख देना। तो यहाँ पे सोल्यूशन वैल्यू फर्स्ट कंस्ट्रेंट की है 40, सेकंड की है 24, थर्ड की है 60। अब 60 ये जो 40 वाला कंस्ट्रेंट है पूरा, इसकी वैल्यूज़ को उठा लो। 2 1 1 0 0, x1 2 1 1 0 0। नेक्स्ट में है 24, इसकी वैल्यू है 1 1 0 1 0 1, x1 1 x2 1 s1 0 s2 1 s3 0। यहाँ पे 60 वाले कंस्ट्रेंट की वैल्यू है x1 2 x2 3 s1 0 s2 0 और s3 1। आप यहाँ से एक बार फिर से क्रॉस चेक करें, यहाँ पे 1 1 1 s1 s2 s3 ये हमारे तीनों कंस्ट्रेंट्स में आ गया। राइट, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल क्या होता है? ये हमारे वो वेरिएबल हैं जो हमने ऐड किए होते हैं। तो आप देखो ऊपर हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था? s1 s2 s3। ये हम मेंशन कर देंगे s1 s2 s3। इनकी वैल्यू हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखनी है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि सिर्फ कंस्ट्रेंट बनाते समय ही हमने जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनको 1 डिनोट करना है। अदरवाइज़ कहीं पे भी हम इनको मेंशन करते हैं तो इनकी वैल्यू 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे भी इनकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 एंड 0। अब हम निकालेंगे ZJ की वैल्यू। हमारा ZJ कैसे आएगा? हर एक स्लैक वेरिएबल की इस वैल्यू को आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जाओगे और कॉलम वाइज उनको टोटल करते जाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, एक 0 × 40, 0 × 40 प्लस 0 × 24 प्लस 0 × 60। ये आप तीनों को टोटल करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब कुछ 0 हो जाएगा। सेम आप नेक्स्ट कॉलम के साथ करोगे, 0 × 2 0 × 1 0 × 2। इन तीनों को जो भी आएगा उनको प्लस कर दोगे। तो 0 × 2 किया प्लस 0 × 1 किया प्लस 0 × 2 किया। तो फिर अगेन 0 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब कुछ 0 ही हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है, तो पूरी रो को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 आएगा, इस पूरी रो को करेंगे यहाँ पे भी 0 आएगा, इस पूरी रो को करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा, और इन सब जीरोस को जब हम कॉलम वाइज टोटल करेंगे तो भी तो 0 ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली लिख देंगे 0 0 0 एंड 0। ये हमारा सारा ZJ तक का सोल्यूशन आ चुका है। अब इस ZJ से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारी CJ माइनस ZJ की वैल्यू 0 और नेगेटिव आनी चाहिए। तो मतलब पहले हमें CJ माइनस ZJ निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम यहीं पे इसे नीचे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। CJ माइनस ZJ, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको CJ की वैल्यू में से ही ZJ की वैल्यू माइनस करनी है, रिवर्स मत कर देना। ZJ की वैल्यू में से CJ माइनस मत कर देना, क्योंकि उससे साइन चेंज हो जाएंगे और फिर आपका आंसर फाइंड आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ध्यान से इसको माइनस करते हैं। CJ है 3, उसमें से माइनस करना है ZJ 0, 3 माइनस 0 3। नेक्स्ट CJ है 2, माइनस करना है ZJ 0, यहाँ पे आ जाएगा 2। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, अगेन 0 माइनस 0 0। तो सारी वैल्यू CJ माइनस ZJ की 0 या नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। इट मीन्स अभी हमारा सोल्यूशन जो है वो नहीं हम अचीव कर पाए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने टेबल को दोबारा से शेड्यूल करना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें से हम मैक्सिमम पॉजिटिव वाली वैल्यू चूज़ करेंगे। 3 और 2 में से मैक्सिमम 3 है। हम इस वाले पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे अगर आपके पास पेंसिल है या कोई स्केच पेन है तो आप उससे इसको अलग से हाईलाइट कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको फर्दर जो कैलकुलेशन है वो किस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशंस वगैरह या डिवाइड की करनी है। तो मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया है। अब ये हमारा बन गया इनकमिंग कॉलम। मतलब जब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो उसमें हमारी ये वाला कॉलम वहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा, इनकमिंग, इसीलिए हम इसको मेंशन करते हैं। तो अब ये मेंशन करना है तो बदले में कोई चीज़ डिलीट भी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिनल रेट निकालेंगे। मार्जिनल रेट कैसे आएगी, आपकी ये जो की कॉलम है ना, आप इसको की कॉलम भी बोल सकते हो। इस की कॉलम की वैल्यूज़ के साथ आपको सोल्यूशन वाले जो वेरिएबल की वैल्यूज़ थी उन्हें आप डिवाइड करोगे। ये मीन्स कि यहाँ पे लिखोगे आप सोल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय, आप उसको कुछ भी लिख सकते हो, इनकमिंग कॉलम की वैल्यूज़ लिख सकते हो, इनकमिंग कॉलम वैल्यूज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे 40 है, डिवाइड बाय इस 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 20। इस 24 को 1 से डिवाइड करेंगे, आ गया 24। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ये हमारी आ गई मार्जिनल रेट। अब इनमें से हमें मिनिमम वाली चूज़ करनी है। मिनिमम कौन सी है, 20। तो ये जो पूरी 20 वाली रो है ना, आप इसे हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये रो हमारी बाहर होने वाली है हमारे टेबल से। इसकी जगह ही हम ये इनकमिंग वाला जो कॉलम था इसको रो बना के लिखने वाले हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ। तो अगेन हम अपने पेंसिल से या मार्कर से इसको हाईलाइट कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली आपको दिख रहा है पूरे टेबल में से कि कौन सी वाली आपकी जो लाइन है उन्हें आप फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज़ करोगे। अब यहाँ पे जो ये इंटरसेक्टिंग एक सेल बना है, आप उसको मार्क कर लो, ये है हमारा की फैक्टर। तो इसी आगे हम यूज़ करने वाले हैं। तो फिर आगे का सलूशन हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम निकालेंगे हमारी रो 2 और रो 3 की
नई वैल्यूज़, और साथ ही हमारी जो एक रो हमने यहाँ पे दिखाई है आउटगोइंग में, इसके लिए भी हम रो 1 के लिए नई वैल्यूज़ क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा कन्वर्जन फैक्टर, जो कि था हमारा ये जो की वेरिएबल जिसे हम बोल रहे थे, है ना, इंटरसेक्शन से जो हमारा हमें वैल्यू एक मिली थी वो हमारा की फैक्टर हो गया। इसके नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं, इनसे जब हम की फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कन्वर्जन फैक्टर जो है उस पर्टिकुलर रो के लिए मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इस वाली रो में है ये 0.1 और ये है कन्वर्जन फैक्टर 2, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा रो 2 का कन्वर्जन फैक्टर। और ये रो के 3 के लिए वैल्यू है 2, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी रो 3 के लिए, जो कि हमारा कन्वर्जन फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, जो पुरानी वाली वैल्यूज़ थी रोज़ की, उन्हें एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे रो 2 में 24 1 1 0 1 0, हम इसे एज इट इज़ उतारेंगे 24 1 1 0 1 0। रो 3 की वैल्यू 62 3 0 0 1, यहाँ पे लिख लिया 62 3 0 0 1। और जो हमारी आउटगोइंग रो है उसकी वैल्यू 42 1 1 0 0, इसे भी लिख लेंगे 42 1 1 0 0। अब इनसे हम नई वैल्यूज़ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इन दोनों रोज़ में से तो आप माइनस करोगे, जो एग्जिस्टिंग वाली रोज़ थी जो भी टेबल में रहेंगी उनमें से आप माइनस करोगे ये वाली रो जो टेबल से आउट हो चुकी है, 42 1 1 0 0, यहाँ पे भी 42 1 1 0 0। याद रखना सिर्फ इन्हीं में से माइनस करनी है, अगर आप इसमें से भी माइनस कर दोगे फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको जो बची हुई रोज़ थी रो 2 और रो 3 के लिए इसमें से इनकी वैल्यू में से इनको माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए एक चीज़ और करनी है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर से, क्योंकि हमें इन रोज़ की वैल्यूज़ को चेंज करना था, कन्वर्ट करना था। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर था 1/2, इसका कन्वर्जन फैक्टर था 1। तो अब हम जब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 24 माइनस 20 करेंगे तो 4, ये आ गया हमारा 1 माइनस 1 0, ये आ गया 1 माइनस हाफ करेंगे तो 1/2 ही आएगा। 0 में से अगर आप 1/2 माइनस करोगे तो माइनस 1/2 आएगा। ये चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ पे साइंस इग्नोर नहीं करने हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 0 माइनस 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 60 में से 40 माइनस किए 20, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 आएगा। 0 में से 0 अगर हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि हम इतना कैलकुलेट कर चुके होते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो गलती के होते हैं। और अगर आपने एक भी पॉइंट पे यहाँ पे मिस्टेक की तो आपका पूरा सम जो है फिर वो गलत हो जाएगा। तो आगे हमारे पास 2 रोज़ बन चुकी हैं। अब हम आउटगोइंग वाली रो को कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए हम जो हमारी पूरी रो की वैल्यू थी ना उसको डिवाइड कर देंगे, पूरी रो को डिवाइड कर देंगे हमारे की फैक्टर के साथ, क्योंकि की फैक्टर ही था जो इस पूरी रो में हमारे पास था। ये पूरी रो है, इसी में की फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा था, तो पूरी रो को की फैक्टर से ही हम डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। फिर जब हम 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं। 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो हमारे पास 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब हम इससे टेबल जो है अपना ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ क्रिएट टेबल। ये कैलकुलेशन हमारी स्टेप 3 में आती है, आप इसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, स्टेप 3, कैलकुलेट वैल्यूज़
फॉर न्यू टेबल। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फॉर न्यू टेबल कैलकुलेट की है, जिसमें हमने की फैक्टर कैलकुलेट किया है, वो तो हमारा इंटरसेक्शन से ही बन गया था। कन्वर्जन फैक्टर हमने की फैक्टर की हेल्प से बनाए हैं दोनों रोज़ के लिए। फिर हमने पुरानी रोज़ ली, उसमें जो आउटगोइंग रो थी उसे माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन में हमने उनका कन्वर्जन फैक्टर डाला है। ठीक है, तो जो हमारी आउटगोइंग वाली रो थी उसे बनाने के लिए उस पूरी रो को उसी के कन्वर्जन फैक्टर या की फैक्टर जो उसमें अवेलेबल होता है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये तीनों रोज बन गई। अब हम बनाएंगे हमारा टेबल। न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। अगेन वही सारी चीज़ें, बेसिक वेरिएबल, सोल्यूशन वैल्यू, देन x1, x2, s1, s2 और s3। अब इन रोज़ को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये रो 1 है, आप ध्यान से यहाँ पे मेंशन कर लो रो 1, इसे लिख लो रो 2, इसे लिख लो रो 3, ताकि आपको याद रहे। रो 2 में आपको पूरी रो 2 की वैल्यू डाल देनी है। यहाँ से आएगा, ये x1 से शुरू हुआ था क्योंकि 4 0, आपको ये बस ये ध्यान में रखना है, इस सोल्यूशन वैल्यू से शुरू होगा। ये देखिए 40 यहाँ पे था ना, तो सोल्यूशन वैल्यू से हम शुरू करेंगे। 4 0 1/2, यहाँ पे -1/2 1 और 0, और यहाँ पे ये 20 आएगा। 0 2 -1 0 और 1। रो 1 हमारे पास बनी है 21 1/2 1/2 0 और 0। ये हमारे पास हमारा नया टेबल आ गया। तो अब इसके सामने हम इनके बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू लिखेंगे। हम बेसिक वेरिएबल के लिए पीछे जाएंगे। हमारे पास रो 2 में तो s2 था, s3 भी था, लेकिन हमने s1 को जो है वो टेबल से एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे s2 तो आएगा, यहाँ पे हमारा s3 भी आएगा, लेकिन s1 नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे टेबल से जा चुका है। इसकी जगह इनकमिंग कौन सा था हमारा, x1। तो हम x1 वेरिएबल को अब यहाँ पे शो करेंगे। अगेन इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। हमारे पास s1 की वैल्यू 0 थी, s2 की वैल्यू हमारे पास 0 थी, x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी, 3। मैक्सिमम लेट से ली है क्योंकि ये वैल्यू हमने तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से इन तीनों की हमने वैल्यू लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा से सेम पुराने वाला प्रोसीजर फॉलो करके हम इस नए वाले टेबल को भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे ZJ की वैल्यू निकालनी है। ZJ की वैल्यू कैसे आएगी, 3 × 20 प्लस 0 × 4 प्लस 0 × 20। तो इसे लिख लेते हैं 3 × 20 प्लस 0 × 4 प्लस 0 × 20 इज इक्वल टू किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई, 3 इंटू जब आप करोगे तो ये 20 करोगे 60 आएगा, ये 0 और ये 0, यानी कि आपके पास इसकी जो Z की वैल्यू आएगी वो आएगी 60। अगेन अब यहाँ पे फिर वही हम रूल लगाएंगे 0 वाला। देखो इन रोज़ में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यहाँ पे वैल्यूज़ तो 0 मिलने वाली हैं, यानी कि जो टोटल में आपको वैल्यू दिखेगी वो सिर्फ फर्स्ट वाली रो की दिखेगी। तो आप डायरेक्टली कर लो, 3 × 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 × 1/2 ये आ जाएगा 3/2, और 3 × 1/2 अगेन 3/2, 3 × 0 0 अगेन 0। ये हमारे पास आ गई हमारी ZG की वैल्यूज़। अब हमने यहाँ पे माइनस करना है CJ - ZJ वाला अपना वो जो नेक्स्ट स्टेप था। इसके लिए हमें CJ चाहिए, तो CJ हम दोबारा से यहाँ पे लिख लेंगे। x1 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितनी थी, 3, x2 2 0 0 0, ये आ गया 3 2 0 0 0। अगेन हम इसको माइनस जब करेंगे, 3 - 3 0, 2 - 3/2। अब देखो यहाँ पे जब आप 2 - 3/2 करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, हम इसी के नीचे सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2
4 हो गया, माइनस यहाँ पे 3, ये आपका बचा 1/2। अगेन एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, कोई नहीं, इसको देखते हैं फिर। 0 माइनस 3/2 करेंगे तो ये आपके पास -3/2 आ गया। 0 माइनस 0 किया तो 0 ही आएगा। अगेन 0 माइनस 0 करोगे तो 0 आएगा, यानी कि हमारे पास ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है, ये नेगेटिव है, लेकिन अभी भी एक वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें फिर से वही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारा जो कॉलम है ये बन जाएगा इनकमिंग कॉलम, ठीक है। इनकमिंग कॉलम हो गया। आप अगेन इसको हाईलाइट कर लोगे क्योंकि हमें दोबारा से वही सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अब हम मार्जिनल जो रेट है MR था वो निकालेंगे। MR की वैल्यू हमें पता है कि जो सोल्यूशन वैल्यू होती है उससे इसको डिवाइड करके आएगी। 20 डिवाइडेड बाय 1/2, ये हो जाएगा 20 इंटू 2/1 यानी कि 40। तो ऐसे ही आप सारे परफॉर्म करोगे। 40 डिवाइडेड बाय -1/2 यानी कि 40 मल्टीप्लाई -2/1 इक्वल टू -8। अब जब आप 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे बचेगा 10। अगेन MR में से हमें सबसे छोटी वाली वैल्यू लेनी होती है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव वाली हमें पता है कि हमारी सबसे छोटी वाली वैल्यू होने वाली है, तो ये हमारा हो जाएगा आउटगोइंग रो। इसे हम क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे इसको मेंशन कर लो, आउटगोइंग रो। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिया है यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये 1/2 वाला, ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेप के लिए की फैक्टर। कितना आ गया 1/2। अगेन हम कन्वर्जन फैक्टर निकालेंगे क्योंकि हमें हमारी रो 1 और रो 3 को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा और ये वाली रो हटा के हमें नई रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सारे जो बेसिक स्टेप थे हमने पिछले वाले टेबल में फॉलो किए थे, टेबल के बाद ये वाले, तो हम सारे दोबारा से फॉलो करेंगे। रो 1 के लिए हमें कन्वर्जन फैक्टर चाहिए, ये कैसे आएगा, ये हमारा रो 1 के लिए दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय CF, दिस वैल्यू डिवाइड बाय CF में क्या आया 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 था। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो ये 2/1 हो जाएगा और ये कट के आपका आ जाएगा 1। और रो 3 के लिए जब हम निकालेंगे कन्वर्जन फैक्टर तो हमारा 2 डिवाइडेड बाई 1/2 होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 1/2। आप इसको कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2/1, तो ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। इतना हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर आ गया, हमारे पास की फैक्टर आ गया, कन्वर्जन फैक्टर फॉर रो 1 एंड रो 3 आ गया। अब हम अपनी नई जो है वो रोज़ बनाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टेबल के लिए वैल्यूज़ जो है रो की वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक रो 1 बची है, रो 3 बची है, 2 को हमने न्यू क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे रो 1 लिखेंगे, इसके लिए रो 3 लिखेंगे और रो 2 जो हमारी आउटगोइंग वाली थी, ठीक है। तो इनके लिए पहले वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, हमें एज इट इज़ पूरी रो लिखनी है। 21 1/2 1/2 0 एंड 0, 20 एंड देन 1 1/2 1/2 0 0। नेक्स्ट इसमें आ गया 20 0 2 -1 0 1, वो हम इसे लिख लेंगे 20 0 2 -1 0 और 1। ये हमारी दोनों रोज़ आ गई। ध्यान से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 21 1/2 1/2 0 0,
21 1/2 1/2 0 0। रो 3 में है 20 0 2 -1 0 1, 20 0 2 -1 0 1। इसमें से हमें माइनस करना है हमारी जो ओल्ड रो थी। ओल्ड रो कौन सी है, पहले इसे लिखेंगे 4 0 1/2 -1/2 1 0, 4 0 1/2 -1/2 1 0। ठीक है, तो ये हमारी ओल्ड वाली रो, इसमें से हम माइनस कर देंगे 4 0 1/2 -1/2 1 0। यहाँ पे भी 4 0 1/2 -1/2 1 0। मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें इनके कन्वर्जन फैक्टर के साथ। हमारा यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करके रखने का पर्पज़ ही यही है कि हमारे लिए जो हमारा टास्क है वो इजी हो जाए। क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे तो हम सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखेंगे, तो हम डायरेक्टली उठा के वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर निकाल लिया था पहले ही, रो 1 के लिए 1 और रो 3 के लिए 4। रो 1 के लिए 1, रो 3 के लिए 4। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 1 1 1 फिर 4 4 4 4 4। 1 by 1 भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे ज़रा वैल्यूज़ को पुट करना इजी हो जाता है। 4 इंटू 1 करेंगे 4 आएगा, 20 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 इंटू 1 0, 1 में से माइनस करोगे 0 को तो 1 ही बचेगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1/2 ही रहेगा, पॉजिटिव से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 में प्लस करेंगे 1/2 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में 0 में से -1 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, साइंस जो है वो ध्यान से लगाने हैं। तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 4 16, जब 20 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएंगे। यहाँ पे 0 में से 0 करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे इसको कट किया, ये 2 हो गए, 2 में से 2 माइनस किए 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया 2। -1 में पॉजिटिव 2 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 1 बचेगा। यहाँ पे 4, जब -4 आप और 0 में से -4 आप माइनस मतलब 0 में से 4 माइनस के एडजस्ट करते हो तो आपके पास माइनस का 4 ही बचेगा। यहाँ पे 0 इंटू 4 किया 0 आया, और 1 में जब आप 0 माइनस करते हो तो 1 ही बच जाएगा। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़ 4 0 0 1 -4 एंड देन 1। अब हमारे पास जो आउटगोइंग रो बची थी, हमें उसे एडजस्ट करना होता है उसी के कन्वर्जन फैक्टर के साथ, क्योंकि ये आउट होने वाली है हमारे टेबल से, तो उसी के कन्वर्जन फैक्टर से इसको एडजस्ट करने वाले हैं। ये है हमारे पास 1/2। यहाँ पे हमने की फैक्टर जिसका होता है 1/2, तो इससे हमने इसको डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाय 1/2। तो इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 1/2 से, डिवाइड कर देंगे 1/2 1/2 एंड 1/2। इसका तो आपको पता है 0 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 2/1 होगा। बेटर होगा कि आप ऐसे पूरा प्रॉपर कैलकुलेशंस को आप पूरा लिखें, क्योंकि जब आप पूरी कैलकुलेशंस मेंशन करते हो ना तो आपसे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। शॉर्टकट ना मारें यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक से आपका पूरा सम जो है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आ गया 2 -1/2 मल्टीप्लाई 2/1। इसको कट किया तो हमारे पास माइनस के 1 रह गए। ये हमारे पास पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई 2/1 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारी टेबल की नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। नाउ अगेन क्रिएट न्यू टेबल। ये था हमारा स्टेप नंबर 5, क्रिएट न्यू टेबल। अगेन हम इसमें लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन वैल्यू, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, स्लैक 1, स्लैक 2, स्लैक 3। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी रो 1,
यहाँ पे लिखेंगे हमारी रो 2, यहाँ पे लिखेंगे हमारी रो 3। तो यहाँ पे हमारी रो 2 एलिमिनेट हो रही थी, जिसके लिए हमने ये वाली नई बनाई है। तो हम ध्यान से इन वैल्यूज़ को रिस्पेक्टिव रोज़ में पुट करेंगे। हमारा सोल्यूशन वैल्यू से ये वाला पॉइंट शुरू होता है, तो 16 से शुरू करेंगे। रो 1 की वैल्यू 16, 1 0 1 -1 0। रो 3 हमारे पास है 4 0 0, ये आ गया 4 0 0 1 -4 1। रो 2 है हमारे पास 8 0 1 -1 2 0, 8 0 1 -1 2 एंड 0। ये हमारे पास जो वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे CJ की वैल्यू लिखेंगे 3 2 0 0 0। ये हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आती है और ये सेम रहती है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, पिछले टेबल में देखते हैं। रो 3 में हमारे पास थे S3, रो 1 में थे X1। ये तो एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि ये रो सेम रिपीट हुई हैं। यहाँ पे X1 आ जाएगा, यहाँ पे S3। आउटगोइंग कौन सी थी, यहाँ पे S2। हम यहाँ पे S2 को मेंशन नहीं करेंगे, इसकी जगह हमारी नई कौन सी इंट्रोड्यूस होगी, X2। तो यहाँ पे हमारा जो नया वेरिएबल होगा बेसिक में वो X2 आ जाएगा। तो इनकी सोल्यूशन वैल्यूज़ देख लो, S1 की वैल्यू है 3 और X1 की वैल्यू है 3, S2 की वैल्यू है 2 और S3 की वैल्यू है 0। ये हमने CJ में से देख लिया, ठीक है। तो अब हम अपना ZJ निकालेंगे। ZJ कैसे आएगा, अगेन वही स्टेप, मल्टीप्लिकेशन कोरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यूज़ को, 3 × 16 + 2 × 8। नाउ इस स्टेप पे आपके पास थोड़ा काम ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 0 0 नहीं है, लास्ट वाले को छोड़ के दोनों में हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो हम प्रॉपर लिखेंगे इसको, 3 × 16 + 2 × 8 + 0 × 4। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये हो गया 18 + 16। 18 + 16 जब आप करते हो तो आपके पास आ जाता है, यहाँ पे आप चाहो तो इसके लिए भी अलग से वर्किंग नोट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना देती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। चाहो आप यहीं पे लिख सकते हो, लेकिन वो आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, तो आप बेटर होगा कि अलग से ही लिख लो। तो 48, 16 × 3 था 48, तो हमने प्लस किया उसमें 16, तो हमारे पास आ गया 64, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली कॉलम में हम जब करेंगे 3 × 1 2 × 0 0 × 0, तो ये हमारे पास आ गया 3 + 0 + 0। तो ये करेंगे आपके पास कितना आएगा, 3। यहाँ पे लिख लिया। अगेन हम नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, 3 × 0 + 2 × 1 + 0 × 0। ये करोगे तो आपके पास सिर्फ ये वैल्यू, इसमें वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 2। जब हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 + 2 × -1 0 × 1। अब यहाँ पे देखना है, 3 × 1 करोगे तो आपके पास +3 आया, लेकिन 2 × -1 करोगे तो -2 आएंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा +1, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू में हम करेंगे -1 × 3, 3 × -1 + 2 × 2 + 0 × 4 माइनस वाले, ठीक है। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, 3 × 1 ये -3 है, 2 × 4 ये आपके +4 है, तो नेक्स्ट है आपके पास -0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पॉजिटिव वाले 1 बच जाएंगे। +1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 3 × 0 करोगे, देन 2 × 0 करोगे एंड देन 0 × 1 करोगे, तो ये पूरा 0 ही आ जाएगा। अब हमारे पास ZJ की वैल्यू आ गई है, ये वाली सारी। हमने निकालना है CJ - ZJ।
दोबारा से वही स्टेप करने वाले हैं, सी जे ऊपर से और यहाँ से नीचे जेड जे की वैल्यू उठाते जाएंगे। यहाँ पे है सी जे 3, जेड जे है 3, 3 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 0, 2 माइनस 2 करोगे 0, 0 माइनस 1 करोगे -1, 0 माइनस 1 करोगे अगेन -1 और 0 माइनस 0 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0। अब हमने दोबारा से यही चेक करना है कि क्या सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू जो है वो सारी की सारी 0 या नेगेटिव हो गई हैं, क्योंकि हमारा जो रूल कहता है, रूल के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो ऑप्टिमम सोल्यूशन तभी हम जो है वो ऑप्टिमम सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे अगर हमारी सी जे माइनस जेड जे की सारी वैल्यू 0 या फिर नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है। अभी हम मिनिमाइजेशन वाले टॉपिक पे नहीं गए हैं, हमने सिर्फ मैक्सिमाइजेशन किया था और उसकी कंडीशन होती है कि सारी वैल्यू सी जे और जेड जे की सी जे माइनस जेड जे की 0 होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 नेगेटिव नेगेटिव 0 है। हमारा आंसर यहाँ पे हम ऑप्टिमम सोल्यूशन तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज ऑल द वैल्यूज़ ऑफ सी जे माइनस जेड जे आर 0 और नेगेटिव, so we have reached the optimum solution। अब हमारी सारी वैल्यूज़ 0 और नेगेटिव हो चुकी हैं, इट मीन्स हम ऑप्टिमम सोल्यूशन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारा सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास बेसिक वेरिएबल में x1 उसकी सोल्यूशन वैल्यू आ रही है 16 और x2 उसकी सोल्यूशन वैल्यू आ रही है 8। इट मीन्स यही हमारे सोल्यूशंस हैं, जहाँ पे हमारे z की वैल्यू कितनी है, zj की 64। तो हम इसे ही अपने आंसर्स में नीचे भी लिखेंगे। हमने पीछे लिखा था कि ऑल द वैल्यूज आर 0 और नेगेटिव वेयर वी हैव रीच द ऑप्टिमम सोल्यूशन वेयर x1 इज इक्वल टू, हम अपना जो सोल्यूशन वैल्यू है यहाँ पे वो देखेंगे 16 और x2 इज इक्वल टू 8, x1 इज इक्वल टू 16, x2 इज इक्वल टू 8 और हमारे zj की वैल्यू थी 64। ये आपका आंसर है। अब आप अपने इस आंसर को ऑन द स्पॉट जो है वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपका सोल्यूशन जो है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये आपकी चेकिंग के लिए, या आप मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करके देख सकते हो। हमारा मैक्सिमम z कितना था, 3x1 प्लस 2x2। हमने देखना है क्या इसकी वैल्यू zj के इक्वल आती है। zj के इक्वल करने के लिए हम चेक करके देखेंगे, 3x1 यानी कि 3 × 16 प्लस 2 × 8, ये आ गया 42, ये आ गया 16, 62 इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू 64 आ गया। इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है x1 इज इक्वल टू 16 और x2 इज इक्वल टू 8, ये हमारा सही सोल्यूशन है। हमारा सम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था ये सारे स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप सिंप्लेक्स का जो है सम वो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। और सिंप्लेक्स एक LPP एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है, तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि हम पेपर में इसको नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर में LPP का चैप्टर छोड़ जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा उनको ट्रिकी लगता है। लेकिन देखा जाए तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको स्टेप्स याद करने हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो तो सारा का सारा सम आप एक बार में ही सॉल्व कर लोगे और ऑन द स्पॉट आप अपना आंसर भी क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो। इसमें तो एक तरह से मतलब गारंटीड मार्क्स होते हैं। तो कुछ नहीं, बस आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और आपको अपना प्रैक्टिकल जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सिर्फ एक सिंगल टाइप थी LPP में सिंप्लेक्स टेबल की, जिसमें हमने सिर्फ आज मैक्सिमाइजेशन वाला जो टॉपिक था वो कवर किया है।
ये देख सकते हो आप, मैक्सिमम जेड का हमने टॉपिक कवर किया है, और आने वाली आगे फर्दर वीडियोस में हम मिनिमम जेड का भी क्वेश्चन करके देखेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम होता है तो हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा मिक्स वाला भी आता है, मोस्टली आपको मिक्स वाला देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपको बेसिक के लिए चैप्टर में से हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं, स्मार्ट वर्क करना है, ज़्यादा भी नहीं करने हैं, बस स्टेप्स सीखने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।